हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर है कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 जो कि आपका 24 अप्रैल 2023 को हुआ है। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हुआ है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो इसका सेक्शन ए हमने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर लेना एंड चैनल के पेज पे जाके या प्लेलिस्ट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। एंड एग्ज़ाम बताइए कैसा गया आपका, कमेंट करके कितने आपके आंसर सही हैं। तो इसका सेक्शन ए आप कंप्लीट देख लेना, ठीक है। इसको मैं जल्दी जल्दी सेक्शन ए को यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी डिटेल्ड वीडियो आपको सेक्शन ए की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर पेज पे मिल जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना इंक्रीज और रेजिंग द टेम्परेचर, इसका आंसर था सी ऑप्शन, एवपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। इसके बाद आपको बोन का एग्जाम्पल पूछा था ये कनेक्टिव टिश्यू होती है। बोन कैसी होती है? कनेक्टिव टिश्यू। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस मूविंग विद द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट। तो इसको हमने कैलकुलेट किया है, डिटेल वीडियो देख लेना आप प्रीवियस वीडियो में। तो इसका आंसर आएगा बी 9 किलोमीटर। पोटेशियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना था, ये मैंने आपको सिखाया था, ये डी ऑप्शन है इसका 2881। इसके बाद a human cell have following pair number of chromosome 23, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको इंटरसेलरी मेरिस्टेम लोकेटेड कहाँ पे होता है? नियर द नोड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑक्सीजन गैस का जो केमिकल सिंबल है O2, ए ऑप्शन है इसका भी O2। ऑक्सीजन गैस है ना, तो O2 ए। एटम में 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, वैलेंसी पूछिए तो वैलेंसी प्रोटॉन की हेल्प से निकलेगी। एटम है ना तो प्रोटॉन की हेल्प से, हाँ अगर आयन होता तो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से निकल जाती। तो क्योंकि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते तो प्रोटॉन की हेल्प से 3 का मतलब 2 और के शेल में 2 आएंगे और एल शेल में 1 चला जाएगा, तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लाइट कैसी वेव होती है? लाइट एक ट्रांसफर वेव होती है, ए ऑप्शन है इसका करेक्ट। उसके बाद किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं वीट का यील्ड, वीट की उपज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी प्रोडक्शन को? तो ए ऑप्शन इसका सही है, टू कल्टीवेट सीड ऑफ इम्प्रूव वेराइटीज़। उसके बाद 11th क्वेश्चन बोला था विच प्रिवेंटिव मेथड हेल्प टू कंट्रोल द वीड्स, वीड्स को कैसे आप क्रॉप फील्ड में उगने से रोक सकते हो, अनवांटेड प्लांट्स को? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्रॉप रोटेशन। इसके बाद डिटेक्ट करना है अगर क्रैक्स मेटल ब्लॉक्स में इंडस्ट्रीज़ में, तो इसको कौन सी साउंड वेव आप यूज़ करते हो? तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराया था, साउंड वेव 2 टाइप की होती है, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। तो जो मेटल ब्लॉक में क्रैक को डिटेक्ट करने में आती है वो अल्ट्रासाउंड होती है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 13 क्वेश्चन आपको पूछा था ऑसिफेगस एंड इनर लाइनिंग ऑफ माउथ कवर्ड विथ विच टिश्यू, कौन सी टिश्यू से कवर्ड होती है? इसमें आएगा सी ऑप्शन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो किन किन बच्चों का सही है आंसर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू पूछी थी, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है अर्थ में पूछी थी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 5 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना था MgCl2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, MgCl2। उसके बाद आपको 25 डिग्री 38 डिग्री 66 डिग्री को केल्विन में चेंज करना था, तो 273 प्लस करना था सब में, इसमें भी 273 प्लस करोगे तो 298 आएगा, 38 में प्लस करोगे तो 311 आएगा, 66 में 273 प्लस करोगे तो 339 आएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद आपको एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस थे। तो 17 क्वेश्चन में आपको पता है ना 4 स्टेटमेंट होती है, तो 17 का आंसर एजर्शन है व्हेन बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, यस ये ट्रू है, एजर्शन ट्रू है। रीजन लाइट गेट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल, इसका रीजन भी ट्रू है एंड एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, इसलिए 17 का आंसर ए ऑप्शन है। 18 देखिए, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, यस ट्रू है। रीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग सेल्स के हाफ हो जाते हैं, ये भी ट्रू है, ठीक है। और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है 18 क्वेश्चन का। 19 क्वेश्चन, एजर्शन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर्ड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, यस ट्रू है। रीजन मेन्योर में लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये भी ट्रू है, बट एक्चुअल में रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि फर्टिलाइज़र को डिफरेंट क्रॉप्स को फर्टिलाइज़र क्यों चाहिए डिफरेंट, बस ये रीज़न ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19 का आंसर बी ऑप्शन है। 20 का आंसर, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है पोल्स में और मिनिमम होती है इक्वेटर में, यस ट्रू है ये। रीज़न रेडियस ऑफ अर्थ
लीस्ट होती है पोल्स में और मैक्सिमम होती है इक्वेटर में। यस, ये भी ट्रू है। और एक्चुअल में ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि रेडियस कम होती है पोल्स में, इसलिए यहाँ की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है 20 का। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस में, तो इनको हम डिटेल करेंगे। सेक्शन ए को अगर आपको डिटेल देखना है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। Na+ में कम्प्लीटली फिल्ड K और L शेल होती है और इसको आपको Na एलिमेंट से कंपेयर करना था। ये क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले ही, मतलब कल, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे कराए थे उसमें कराया था। तो ये बच्चों ने जिन बहुत सारे क्वेश्चन कल ही कराए हुए आए हुए, तो जिन जिन बच्चों ने एक तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली क्वेश्चंस है और उसके अलावा प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पेपर है, सारा पेपर उसी में से आया। जिन जिन बच्चों ने किया होगा तो वो इजीली इसमें पास हो सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने प्लेलिस्ट से पढ़ा था और कल जो वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कराई थी तो उसमें ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था। तो Na और Na+ में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था। Na सोडियम एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो मैंने बोला था एटम है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन 11 है ना, तो यानी कि अब एटम है तो चाहे आप प्रोटॉन से कर लो चाहे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, बट कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन से की जाती है। तो एटम है क्योंकि ये, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी। तो 11 है तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 चला जाएगा एम शेल में, है ना। Na+ में क्या है कि देखो Na में 11 तो प्रोटॉन है, ये तो ठीक है, बट प्लस चार्ज है ना तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अगर प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन 10 के हिसाब से होगा। तो पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8। तो ये देखो ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। तो यही आपको बोला था कि Na+ कम्प्लीटली फिल्ड होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यस, इसलिए ये क्या होता है, इसके शेल्स कंप्लीट होते हैं। तो इसको कंपेयर करना था, तो ऐसे करके दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाने थे और ये बताना था इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। इसमें प्रोटॉन तो उतना ही है जितना इसमें है, बट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एक होने के कारण एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द क्लोरोप्लास्ट फाउंड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में कराया हुआ था। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट तो सबको पता होगा, ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी में पाया जाता है। दीज आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। ये कहाँ मिलता है, मेसोफिल सेल्स में, जो कि लीव्स में होती है प्लांट्स की, ठीक है। इसके फंक्शन पूछे थे तो एक तो ये फूड सिंथेसिस करता है, मतलब फूड प्रिपेयर करने में यूज़ होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, उससे फूड सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड सेकंड, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को या फिर टैप कर लेता है सोलर एनर्जी को, जिससे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसके अलावा ये ATP प्रोड्यूस करता है। तो ये इसके फंक्शंस थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया, क्वेश्चन नंबर 23, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बतानी थी टेम्परेचर में। तो देखो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे आप सबको पता है कि वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। और 470 कैल्विन, कैल्विन को पहले आप सेल्सियस में बदल लेना। तो कैसे बदलते हैं कैल्विन को सेल्सियस में, 273 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी सेल्सियस में बदलना हो तो 273 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और अगर सेल्सियस से कैल्विन पे जाना हो तो 273 ऐड करते हैं। तो माइनस करोगे तो ये 197 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 से ऊपर आ गया ना, सेल्सियस में जब भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो बॉईल करता है और 100 डिग्री के बाद गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो यानी 100 से ज़्यादा आ गया ना तो ये गैस या वेपर या स्टीम में चेंज हो जाएगा। कौन सी स्टेट है, 30 पे लिक्विड एंड इस वाली स्टेट पे कैल्विन में है तो पहले से सेल्सियस में बदलोगे। और फिर ये 100 से ऊपर चला गया, वेपर या गैस या स्टीम कुछ भी लिख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। देखो यूनिफॉर्म और सर्कुलर, इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं। तो पहले तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है क्वेश्चन में, देखो यूनिफॉर्म का मतलब तो है स्पीड कांस्टेंट है। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो आपको पता है ना स्पीड कांस्टेंट होती है। बट क्योंकि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में बार बार क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि यूनिफॉर्म है, लेकिन सर्कुलर मोशन के कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है जिससे वेलोसिटी चेंज हो रही है।
क्योंकि वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक स्पीड पे और एक डायरेक्शन पे। स्पीड तो चेंज नहीं हो रही बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब जब वेलोसिटी चेंज होती है सबको पता है तब एक्सेलरेशन आता है। तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होने के कारण, वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में, बट स्पीड नहीं चेंज हो रही। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ भी सबको आता ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर आपको इसे एग्जाम्पल से समझाना था। तो देखिए इसका आंसर आपको ऐसे लिखना था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। ये एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वन फॉर्म, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल देना था, जैसे ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से फॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट, उसकी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके पास, तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और बट टोटल एनर्जी अगर निकालें, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी इन दोनों का सम होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो हम सम निकाल के देखेंगे ना, वो कांस्टेंट होगा। यानी पोटेंशियल भी चेंज, पोटेंशियल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। बट जो सम निकालेंगे हर पॉइंट पे हम, हाइट किसी भी हाइट पे, तो वो जो सम आएगा दोनों का, पोटेंशियल और काइनेटिक का, यानी मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को हम लॉ ऑफ क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद इसका चॉइस में क्वेश्चन आया था 25 का, डिफाइन करनी काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वैसे तो ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो आपको डेफिनेशन लिखनी थी काइनेटिक एनर्जी की और उसका फॉर्मूला लिखना था। तो देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो सबको ही आती होगी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, तो ये होती है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कराई हुई थी प्लेलिस्ट में। काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी फॉर्म होती है जो पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में होती है, ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के कारण। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल दे दो, एक मूविंग कार, कोई चलती हुई कार है, उसमें मोशन है ना, तो उसके कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। या कोई फ्लाइंग बर्ड है, या बुलेट फायर फ्रॉम गन से अगर बुलेट फायर की गई, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी की। उसके बाद बोला था काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आपको जस्ट इसका फॉर्मूला लिखना था। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। m मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड v मतलब उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, बट स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये याद रखना, v का स्क्वायर होता है। अगर v को आप डबल करोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी देखो स्क्वायर है, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। और v को हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4 हो जाएगी। बट अगर मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट डबल होगी, क्योंकि ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इसके स्क्वायर के है। इसको हाफ करोगे मास को, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाती है। तो मास, m मतलब मास है, v मतलब वेलोसिटी है। बट अगर क्वेश्चन अगर लंबा होता, मान लो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का होता, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो हम उसका फिर डेरिवेशन करके दिखाते। बट 2 मार्क्स का है तो आपको जस्ट इसका फॉर्मूला ही लिखना था। बाकी डेरिवेशन देख लो काइनेटिक एनर्जी का। सबसे पहले आप वर्क डन लेके चलोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। इसमें आपने मान लिया कि पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी और फिर फाइनल v पे गया। अब इनिशियल को आपने 0 मान लिया, मान लो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो u की जगह जब आप 0 रख दोगे तो v² 2as आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, as को निकाल लोगे, 2 को यहाँ डिवाइड में ले जाओगे v² की। ये क्यों निकाला आपने, क्योंकि आपने वर्क का फॉर्मूला लिया ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का फॉर्मूला खोल दो, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एस इट इज। अब ये जो as है यहाँ पे, ये यहाँ से जो हमने as निकाला वो यहाँ पे रख दो इस as की जगह, v²/2 एंड m। तो ये आ गया ना हाफ mv²। तो वर्क एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी तो है, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क क्या है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² है। बट ये डेरिवेशन इतना बड़ा करना नहीं था, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर डेफिनेशन का था और 1 नंबर जस्ट इसके फॉर्मूले का था। तो फॉर्मूला भी आप लिख के आ गए होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, वाई इट इज़ एडवाइज टू कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस। ये अच्छा क्वेश्चन है कि ईथर और एसीटोन लिक्विड जो होते हैं वो कूल प्लेसेस में क्यों रखे जाते हैं। तो इसका आंसर लिखना था आपको, दीज लिक्विड्स आर हाईली वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब ईजिली एवोपरेट हो जाते हैं। ये लिक्विड जो है वो आसानी से एवोपरेट हो जाते हैं। वॉलेटाइल मतलब एवोपरेट आसानी से हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही ये क्या हो जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं मतलब।
सो कीपिंग दीज इन कूल टेम्परेचर, अगर हम इनको कूल टेम्परेचर पे रखें तो इनका एवोपरेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो इसलिए हम इसे ठंडे टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि एवोपरेशन को रोका जा सके। उसके बाद इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन आया था आपको, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट रेट ऑफ एवोपरेशन। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में कराया हुआ था आपको, कल ही कराया हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हमने किए थे। तो रेट ऑफ एवोपरेशन कैसे चेंज होता है, आपको मैंने बताया था जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ता है। तो रेट ऑफ एवोपरेशन के फैक्टर्स बताए थे ना, एक तो टेम्परेचर, एक सरफेस एरिया बढ़ने से भी एवोपरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से भी एवोपरेशन बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी टेम्परेचर एवोपरेशन बढ़ता है। तो 3 फैक्टर बताए थे, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सरफेस एरिया। तो इसमें से टेम्परेचर वाले के बारे में बात की है। तो टेम्परेचर बढ़ने से एवोपरेशन बढ़ जाता है, तो लिखना था द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज एट टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हायर टेम्परेचर होगा ना, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फास्टर मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो जब उनके पास ज़्यादा मतलब ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे तो उनके पास एनर्जी होती है, हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक अवे लिक्विड टू बिकम अ गैस, कि वो लिक्विड को तोड़ सके और क्या बन जाए, गैस बन जाए। क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल क्या चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं ना। तो क्योंकि उनके पास टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं, वो अवे हो जाते हैं एक दूसरे से, और अवे हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो वो लिक्विड से किस में चले जाएंगे, गैस में चले जाएंगे, उनके पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद इसका सेक्शन सी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। एंड आगे आपके, चाहे आप 9th पास करके 10th क्लास में भी चले जाएंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स है, असाइनमेंट्स है, तो उनके जो भी आंसर्स है, अगर आपको चेक मतलब उनके आंसर या सॉल्यूशंस चेक करवाने हैं या फाइंड करवाने हैं, तो आप इस चैनल में आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स के, टेस्ट पेपर्स के, यूनिट टेस्ट के, सैम्पल पेपर्स के। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया।